हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लास्ट लेक्चर्स में हमने गेट केपीवाईक्यू को बहुत अच्छे से सॉल्व किया है। आई होप आप लोगों ने वो लेक्चर्स देखे होंगे। फिर अगर नहीं देखे हैं तो जरूर जाके देख लीजिएगा। अच्छे क्वेश्चंस आपसे मिस नहीं होने चाहिए। और आज के पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है द थ्री डायमेंशनल स्टेट ऑफ स्ट्रेस एट अ गिवन पॉइंट इज गिवन बाय। तो हमको एक पॉइंट पर, जो हमारा पॉइंट होता है, उस पर हमें उसकी डायमेंशंस में 3D में जो उसकी स्ट्रेस की डायमेंशन है वो हमें गिवन है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि 10 0 0 0 40 0 0 0 0। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो अगर हमारे जो सारे पॉइंट्स जो हैं जहाँ पर हमें बात करनी चाहिए, जहाँ पर जो शेयर स्ट्रेस होते हैं, जो ये शेयर स्ट्रेस का पॉइंट है, ये सब हमें जीरो दे रखा है। अगर हम इसकी बात करूँ, यहाँ पे टाउ एक्स वाई और यहाँ पे टाउ एक्स जेड होता है, तो जो इनकी वैल्यू है वो जीरो दे रखी है। तो अगर शेयर स्ट्रेस, हमारा शेयर स्ट्रेस जो है वो पूरा मैट्रिक्स में जीरो है, इसका मतलब ये जो मेरे डायगोनल्स वाले पॉइंट हैं, ये जो डायगोनल्स वाले पॉइंट हैं, ये मेरे प्रिंसिपल स्ट्रेस है। तो ये मेरे क्या गिवन है, प्रिंसिपल स्ट्रेस है। जिसमें अगर मैं P1 सिग्मा P1 की बात करूं तो वो हमें 10 दे रखा है, सिग्मा P2 की बात करूं वो 40 दे रखा है, और सिग्मा P3 की बात करूं तो ये हमारा जीरो है। और यहाँ पर पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस बताओ किसी एक पॉइंट पर। तो टाउ मैक्स की अगर हम बात करें, टाउ मैक्स की बात की जाती है तो वो क्या होता है कि बेसिकली हमें इन दोनों का सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2, सिग्मा P1 माइनस सिग्मा P2 अपॉन 2 करके, फिर ऐसे ही सिग्मा P3 माइनस सिग्मा सिग्मा P2 माइनस सिग्मा P3 अपॉन 2 करके, और फिर अगर हम बात करें दूसरा क्या, लास्ट क्या हो जाएगा, सिग्मा P3 माइनस सिग्मा P1 और अपॉन 2 करके, जिसका भी आंसर जो हमें मैग्नीट्यूड बाहर लगाएंगे, मॉड लगाएंगे कि पॉजिटिव में आंसर चाहिए और इसका मैक्सिमम हमें वैल्यू चाहिए होगी। तो इसकी जो भी मैक्सिमम वैल्यू होगी वही मेरा मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस हो जाएगा। तो अगर मैं पहले वाले की बात करूँ तो 10 में 40 माइनस करेंगे, सिग्मा P1 10 हो गया, माइनस करेंगे 10 में 40 माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब 15 आएगा। तो बेसिकली अगर इसकी बात करें -15, फिर अगर इसकी बात करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 40 माइनस 0 अपॉन 2 तो 20। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो सिग्मा P3 है हमारा 0, माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पर -10 अपॉन 2, ये भी हो जाएगा मेरा -5। अगर हम पॉजिटिव वैल्यू से बात करें तो 20 मेगा पास्कल है जो हमारी मैक्सिमम वैल्यू है। तो टाउ मैक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी मेरी 20 मेगा पास्कल, मतलब बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। और ये अच्छा क्वेश्चन था, हमारा सोम से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ द नंबर ऑफ साइड रिजल्टिंग इन अ क्लोज्ड ट्रावर्स इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 3 to 4। तो जैसे मेरा अगर नंबर ऑफ जो साइड है वो पहले 3 थी और अब नंबर ऑफ साइड हमारी 4 हो गई है, तो मेरा जो सम ऑफ इंटीरियर एंगल है वो कितने से इंक्रीज होगा। तो द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इंक्रीजेस बाय, सबसे पहले अगर 3 साइड थी तब हमारा कितना होगा इंटीरियर एंगल का सम। तो इंटीरियर एंगल सम फॉर्मूले की अगर हम बात करें तो हमारा जो सम होता है वो हो जाता है हमारा n-2 इंटू 180। अब अगर इसमें मैं ये पुट करूं तो हमारा जो 3 साइड होता है, तो हमें पता है कि इंटीरियर एंगल का सम ट्राइंगल में क्या होता है, ट्राइंगल 3 साइड से हमारा बस क्लोज ट्रावर्स क्या बनेगा, ट्राइंगल बनेगा। इसमें पुट करके भी देख लो तो 3-2 इंटू 180 जो कि हो जाएगा मेरा 180। और वैसे भी हमें जो हमें पता है कि ट्राइंगल के एंगल का सम हमारा 180 होता है। वहीं पर अगर हम 4 साइड की बात करें तो 4 साइड का हमें इंटीरियर एंगल पता है कि उससे क्या बनता है, क्वाड्रिलेटरल बनता है। तो यहाँ पर n-2 इंटू 180 पुट करके देख लो आप, तो ये आ जाएगा। बेसिकली अगर इसकी बात करें 4-2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मेरा 360। और आपको पता है कि इनके एंगल का डिफरेंस क्या आ रहा है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस है 180। तो इन जब इनको माइनस करेंगे तो हमारा जो डिफरेंस आ रहा है वो 180, तो 180 से इंक्रीज हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली फॉर्मूला इसलिए लिया गया है कि अगर यहाँ पर अभी 3 और 4 थे जो कि ट्राइंगल और क्वाड्रिलेटरल हुए, लेकिन अगर हमारा 5-6 कोई बड़े एंगल्स, तो हम ये फॉर्मूला यूज करके आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारा 180 डिग्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 30 सेंटीमीटर डायमीटर वेल फुली पेनिट्रेट्स इन अनकन्फाइंड एक्वीफर ऑफ सैचुरेटेड थिकनेस 20 मीटर। तो जो सैचुरेटेड थिकनेस दे रखी है हमें, उसकी बात करें अगर, तो वो हमें दे रखा है 20 मीटर। वहीं पे आगे बढ़ते हैं। विद हाइड्रोलिक कंडक्टिविटी दे रखी है हमें, तो के की वैल्यू हमें दे रखी है 10 मीटर पर डे होना चाहिए था, पर डे होना चाहिए क्योंकि उसकी यूनिट हमारी मीटर पर सेकेंड या मीटर पर टाइम में होती है। तो अंडर द स्टडी पंपिंग रेट फॉर अ लॉन्ग टाइम द ड्रॉडाउन्स इन टू ऑब्जर्वेशन वेल लोकेटेड एट 10 मीटर एंड 100 मीटर फ्रॉम द पंपिंग वेल आर 5 मीटर एंड 1 मीटर। तो ड्रॉ डाउन हमें दे रखा है 5 मीटर और 1 मीटर का, और जो R1 और जो R2 होती है, जो उनकी डिस्टेंसेस दे रखी है हमें, वो दे रखी है 10 मीटर एंड 100 मीटर वेल फ्रॉम द पंपिंग वेल। द करस्पॉन्डिंग पंपिंग रेट, जो कि हमें क्यू की बात करते हैं, फ्रॉम द वेल इज, तो हमें क्यू की वैल्यू निकालनी है वेल से। अगर हम बात करते हैं थिकनेस ऑफ एक्वीफर दे रखा है मुझे 20 मीटर,
ठीक है, 20 मीटर हमें थिकनेस ऑफ एक्यूफर दे रखा है। और R1 की वैल्यू की बात करें तो 10 मीटर दे रखा है। R2 की वैल्यू की बात करते हैं तो वो हमें 100 मीटर दे रखा है। S1 और S2 मुझे दे रखा है 5 and 1। तो मैं H1 स्मॉल h1 और स्मॉल h2 निकाल सकती हूँ। तो स्मॉल h1 क्या होता है, जो टोटल मेरा है हाइट, उसकी अगर बात करें, जो हमारी हाइट दे रखी है सैचुरेटेड थिकनेस जो दे रखी है, उसमें से अगर मैं ड्रॉ डाउन माइनस कर दूं, तो उसमें से अगर मैं ड्रॉ डाउन माइनस कर दूंगी तो वो मेरा H1 मिल जाएगा। तो ड्रॉ डाउन माइनस कर देंगे तो पहला क्या आएगा मेरा, कि जो 20 है, 20 - 5 तो ये हो जाएगा मेरा 15 मीटर। और अगर H2 की बात करें तो ये हो जाएगा मेरा H माइनस दूसरा ड्रॉ डाउन 20 - 1 तो जो हो जाएगा मेरा 19 मीटर। तो यहाँ से तो मुझे H1 और H2 मिल गया। और डिस्चार्ज की अगर बात करते हैं तो डिस्चार्ज का फॉर्मूला में याद रखना है, अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए होता है पाई इंटू के, फिर H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, H2 का स्क्वायर माइनस H1 का स्क्वायर, और अपॉन में हमारा आ जाएगा ln R2 अपॉन R1, R2 अपॉन R1। ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा। अब इसको पुट करें तो अगर तो पाई छोड़ देते हैं, और अगर इसकी बात करें तो 10 मीटर पर डे में ही अगर रहने दें, क्योंकि हमारा जो रेट है, वो जो हमारा पंपिंग रेट है वो भी हमारा मीटर क्यूब पर डे में है, तो इसको मीटर पर डे में रहने देते हैं। और ब्रैकेट में हम लिखेंगे 19 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, इसको कैलसी से आराम से सॉल्व कर सकते हैं। और अपॉन में आएगा हमारा ln, और ब्रैकेट में आ जाएगा हमारा 100/10। इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, और हमारी जो वैल्यू आएगी क्यू की, जो क्यू की वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 1855.55 मीटर क्यूब पर डे। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ये मेरा डिस्चार्ज है अनकन्फाइंड एक्यूफर के लिए। फॉर्मूला याद होना चाहिए, तब वैल्यू पुट करनी है बस। और सारे टर्म्स हमें अगर पता है कि ड्रॉ डाउन क्या होता है, H1 H2 क्या होता है, टेस्ट ट्यूब उनकी जो वेल की जो रेडियस हमें दे रखी है, वो किसको किसको क्या कंसीडर करना है, तो हम आराम से ऐसे तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एनवायरनमेंट से रिलेटेड है। तो एनवायरनमेंट में जो हमारा एयर पॉल्यूशन वाला चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग भी है। अगर इसकी बात करें तो क्वेश्चन कह रहा है द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट्स इज और आर। तो ये हमारा यहाँ पर एक से ज्यादा ऑप्शन हो सकते हैं। तो सल्फर डाइऑक्साइड हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, तो ये करेक्ट है। सल्फ्यूरिक एसिड की बात करते हैं तो H2SO4 हमारा प्राइमरी जो पॉल्यूटेंट है वो नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं लेड, तो लेड जो Pb है वो भी हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट है, मतलब A एंड C विल बी द करेक्ट आंसर। और जो ओजोन है वो भी हमारा प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है, ये हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट है। अब यहाँ से हम एक चीज कर सकते हैं कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट और सेकेंडरी पॉल्यूटेंट क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, पूछ इनफैक्ट बहुत सारे एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है। पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जब दो या दो से ज्यादा प्राइमरी पॉल्यूटेंट मिलकर या वाटर के संग मिलकर रिएक्शन कर कर कोई कंपाउंड बनता है, तो वो हमारा सेकेंडरी पॉल्यूटेंट। प्राइमरी क्या होता है, ये सिंगल हमारे मतलब इस तरीके से बिना कंबाइन किए उसी तरीके स्टेट में हमारा प्रेजेंट रहता है। जैसे कि कोई भी ऑक्साइड हमारे नाइट्रोजन के, कोई भी सल्फर के ऑक्साइड्स हमारे, ये प्राइमरी कंटेंट में आता है। कार्बन डाइऑक्साइड हो गया या कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, पॉलेंस हो गए, जो हमारे पॉलेंस प्रेजेंट होते हैं, ये भी प्राइमरी में आता है। फिर अगर हम बात करते हैं एरोसोल्स जो होते हैं, एरोसोल्स जो हो गए वो है। बैक्टीरिया की बात करें, ये भी प्राइमरी, जो हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट है उसके अंदर कंसिडर किए जाते हैं। वेल अगर हम बात करते हैं जैसे सस्पेंडेड पार्टिकल्स प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में, ये भी हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट में कंसिडर किए जाते हैं, जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स हमारे प्रेजेंट है। फ्लाई ऐश हो गया, मिस्ट हो गई। फ्लाई ऐश की बात करें, अगर हम मिस्ट की बात करें, ये सब जो है एग्जाम्पल है हमारे प्राइमरी पॉल्यूटेंट। वेल जैसे अभी सर्दियों के दिन चल रहे हैं तो मिस्ट, जो ड्यू प्रेजेंट होती है वो भी हमारी प्राइमरी पॉल्यूटेंट में। अगर सेकंड की बात करें जैसे H2SO4 हो गया, अगर H2SO4 की बात करें जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 हो गया, ओजोन हो गई, HNO3 हो गया, ओजोन हो गया, ये सब क्या है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से। बात करें पेन हो गया, पेन क्या है, परऑक्सी डाइल नाइट्रेट। अगर वहीं पे बात करें तो PBN हो गया, जिसमें क्या होता है परऑक्सी ब्यूटाइल नाइट्रेट। और PPN की बात करें तो परऑक्सी प्रोपाइल नाइट्रेट। तो ये सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये एग्जाम्पल है हमारे सेकेंडरी पॉल्यूटेंट्स, हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन। वेल ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्वेश्चन है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है an embankment is constructed with the soil by maintaining the degree of saturation as 75% during compaction। saturation दे रखा है 75% का। the specific gravity of a soil is, तो g की वैल्यू दे रखी है 2.68, moisture content in 17%, moisture content मतलब हमें w की वैल्यू 17% दे रखी है, और वो बोल रहे हैं
कंसिडर द यूनिट वेट ऑफ वाटर, गामा डब्ल्यू की वैल्यू जो है मुझे 10 कंसिडर करनी है और ड्राई यूनिट वेट निकालना है ऑफ द कॉम्पैक्टेड सॉइल, राउंड ऑफ करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो बहुत ईजी है। अगर हम बात करें गामा डी की वैल्यू की बात करें तो जी गामा डब्ल्यू 1 प्लस ई होता है। यहाँ से पहले ई की वैल्यू निकाल लेते हैं, हमें पता ही है सोल ऑफ द सॉइल का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल सहवाग वाला, जिसमें सैचुरेशन मुझे 0.75, ई की वैल्यू मुझे फाइंड ही करनी है। यहाँ पर अगर बात करें तो 0.17 और यहाँ पर मेरा हो जाएगा 2.68। जब ई की वैल्यू के लिए यहाँ पर करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो ये मेरी वैल्यू आएगी 0.6 के अप्रोक्सीमेट, यहाँ से मेरा सॉल्व करके आएगा 0.6। बस इसको पुट करना है और गामा डी की वैल्यू मिल जाएगी हमें। तो 2.68 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे हो जाएगा मेरा 1 प्लस 0.6 जो कि हो जाएगा 1.6। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारी जो गामा डी की वैल्यू हमें देखने को मिलेगी 16.75 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब। ये मेरे गामा डी की वैल्यू होगी। तो गामा डी की वैल्यू हमारी 16.75 है। और ये क्वेश्चन इजी है, मतलब सॉइल के कुछ जो स्टार्टिंग के चैप्टर बेसिक फॉर्मूले हैं वहां से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उन सबको हमें नजरअंदाज नहीं करना है और ये अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। वेल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एलिमेंट दैट डू नॉट इंक्रीज द स्ट्रेंथ ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील। तो स्टील में हम कुछ मिलाते हैं, जैसे मैग्नीज मिलाई जाती है, कार्बन मिलाई जाती है, ये सब उनके परसेंटेज पे, क्रोमियम मिलाया जाता है, ये सब उनके परसेंटेज पे डिपेंड करता है कि हम किस तरीके की प्रॉपर्टी चाहते हैं। लेकिन इनमें से जो क्लोरीन है और जो सल्फर है, जो बी है ऑप्शन और जो डी है, जो क्लोरीन और सल्फर ऑप्शन है, ये कोई भी हमारी स्ट्रक्चरल स्टील है उसमें स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने में कोई भी हेल्प नहीं करती है। तो बी एंड डी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू बिटुमेन इज फॉल्स। तो इनमें से कोई एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है सॉफ्टर ग्रेड बिटुमेन possess हायर सॉफ्टनिंग पॉइंट देन हार्ड ग्रेड बिटुमेन। बिल्कुल गलत बात है। हार्ड ग्रेड बिटुमेन है तो उसका जो सॉफ्टनिंग पॉइंट होगा वो भी तो सॉफ्टवेयर ग्रेड बिटुमेन से ज्यादा होगा। ये पॉसिबल कैसे कि जो सॉफ्टवेयर ग्रेड बिटुमेन है उसका सॉफ्टनिंग पॉइंट ज्यादा हो जाएगा हार्ड ग्रेड बिटुमेन। यही स्टेटमेंट फॉल्स है। आगे के स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आगे का स्टेटमेंट बोल रहा है काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज अ मेजर ऑफ रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ मोल्टेन बिटुमेन अंडर द ग्रेविटी। बिल्कुल सही बात है, हम इससे फ्लो का रेजिस्टेंस का फ्लो पता करते हैं। Flash point of bitumen is the lowest temperature at which application of the test flame causes vapor of the bitumen to catch an instant fire in the form of flash under specified test condition। ये भी बिल्कुल सही बात है। हम जो फ्लैश और फायर पॉइंट पे करते हैं तो वो एक लोएस्ट टेम्परेचर है जिस पर बस अब वो वेपर कैच कर लेती है। वेल नेक्स्ट की बात करें तो ये डक्टिलिटी टेस्ट जो है वो इसलिए किया जाता है कि हम पता कर सके बिटुमेन की एडेसिव प्रॉपर्टी और कितनी एबिलिटी है उसकी स्ट्रेच करने की। तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। ये सारे बिटुमेन के टेस्ट से हमारा क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि बिटुमेन भी हमारे गेट वालों के लिए भी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उन्हें भी पसंद है। वेल लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे और बहुत ही उम्दा तरीके का क्वेश्चन है। इस तरीके का क्वेश्चन लास्ट लेक्चर में भी सॉल्व किया था, वहां पे भी हमारा सेपरेशन टेक्निक पूछा गया था। अगर फेरस मेटल की बात करें तो फेरस मेटल को किस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं हम? मैग्नेटिक सेपरेटर की हेल्प से सेपरेट कर सकते हैं। तो पी का 4 हो जाएगा। पी का 4 होते ही ये वाला ऑप्शन कट और ये वाला ऑप्शन कट। फिर तो हमें पता है 3 का 3rd होना ही है क्योंकि एल्युमिनियम कॉपर एडी करंट सेपरेटर। बिल्कुल सही बात। फूड वेस्ट की बात करें तो फूड में हम कंपोजिटिंग कर सकते हैं, उसको सड़ा सकते हैं, उससे पता कर सकते हैं। तो फूड वेस्ट में हमारा हो जाएगा जो सेकंड आर ऑप्शन है उसका सेकंड हो जाएगा। कार्डबोर्ड बचा तो कार्डबोर्ड को क्या करते हैं इंसिनरेशन, जिसमें हम उसको एक उसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है उनको इंक्रीज करके उस पर हम उसको हीट करते हैं, ये इंसिनरेशन होता है। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 मतलब ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वेल आज हमने बहुत अच्छे क्वेश्चन गेट के सॉल्व किए हैं। आई होप आप लोगों ने लास्ट लेक्चर्स भी देखे होंगे। किस टॉपिक पे हम वीडियो और ला सकते हैं जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।